Okay, so this is chapter number 5, and I'm just gonna give the basic concepts here. Acha, the basic thing that needs to be understood here is it is a three terminal device, ठीक है? और इस थ्री टर्मिनल डिवाइस का मतलब बेसिकली इट्स अ फोर टर्मिनल डिवाइस, लेकिन हम उस फोर और सोर्स और उस फोर्थ टर्मिनल को ग्राउंड काइंड ऑफ ग्राउंड कर देते हैं, तो हम उसे थ्री टर्मिनल कंसिडर कर लेते हैं। तो बेसिक अगर मैं इसको अपने वर्डिंग में शॉर्टन करना चाहूँ ना, तो इट्स अ थ्री टर्मिनल डिवाइस जिसका मकसद ये है कि दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि क्या करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा दो टर्मिनल्स के अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल स्विच है, उसमें क्या होता है कि लेट्स से ये एक नॉर्मल स्विच है, ठीक है ये। अब अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो करंट फ्लो करेगा, अगर आपने इसको क्लोज नहीं किया हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बट इन अ मॉसफेट voltage between two conducting plates basically will decide कि आपका क्या करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। everything will make more sense moving on in the future. If you just see at this दिस प्लेट, हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक एन जंक्शन है, जिसके ऊपर एक सोर्स और एक ड्रेन लगा हुआ है, एक मेटल की बॉडी है जिसको हम गेट कहते हैं, और नीचे पी सबस्ट्रेट है। अब हमें पता है कि एक नॉर्मल जो पी एन जंक्शन की वर्किंग है, उसमें क्या होता है, लेट्स से ये ऊपर एन है और एन है और नीचे पी है। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता ना, तो एक ड्रिफ्ट सा करंट होता है, और उस ड्रिफ्ट में क्या होता है कि इसके पॉजिटिव यू नेगेटिव जा रहे होते हैं, इसके नेगेटिव यू पॉजिटिव आ रहे होते हैं। तो एक ऐसा करके ना एक ड्रिफ्ट से एक डिप्लीशन रीजन सा बन जाता है, ठीक है। सॉरी, इसके नेगेटिव्स यहाँ पे आ जाएंगे, इसके पॉजिटिव्स यहाँ पर आ जाएंगे, और ये डिप्लीशन रीजन बन जाता है। ये डिप्लीशन रीजन बेसिकली रेजिस्ट करता है करंट को फ्लो करने से। तो एट द मोमेंट जब कोई चार्ज अप्लाइड नहीं है बिटवीन ना गेट टू सोर्स ना ड्रेन टू सोर्स, तब डिप्लीशन रीजन्स फॉर्म हो जाएंगे और तब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक और केस आएगा जब हम चार्ज अप्लाई करेंगे, बट बिफोर दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इज इसको सोर्स क्यों कहते हैं और इसको ड्रेन क्यों कहते हैं। जबकि हमने देखा है कि अक्सर इसके साथ ड्रेन के साथ वोल्टेज लगता है और इसके साथ सोर्स लगता है, ग्राउंड ही लगता है। सो द रीजन इज कि हम जो सारी यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, हम विद रिस्पेक्ट टू करंट और इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। लेट से एक जगह है, उधर एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, उधर से करंट फ्लो होकर यहाँ पर आएगा जहां पर ग्राउंड है, ठीक है। तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। नाउ सोर्स लेट से ये है और ड्रेन ये है, बट ये किसके हिसाब से, पॉजिटिव के हिसाब से। लाइक पॉजिटिव इधर ज्यादा है, इधर नेगेटिव ज्यादा है, तो पॉजिटिव यहाँ फ्लो कर रहे हैं। लेकिन हम जो भी बात करते हैं ना करंट की, वो हम नेगेटिव के हिसाब से करते हैं। तो नेगेटिव तो यहाँ पर कम है ना, तो नेगेटिव के हिसाब से तो ये ड्रेन हुआ, और नेगेटिव के हिसाब से ये सोर्स हुआ। ऑल्दो ये ग्राउंडेड है लेकिन वो नेगेटिव के हिसाब से, तो इसलिए इसे सोर्स और उसे ड्रेन कहते हैं। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज गेट गेट के ऊपर एक मेटल बॉडी है, विच इज एक उसके दरमियान फिर एक इंसुलेटर है, और फिर एक नीचे एक चैनल है जो कि अगेन एक कंडक्टिंग बॉडी है। सो दिस इज जस्ट अ कैपेसिटर, नथिंग एल्स। और कैपेसिटर का हमें पता है कि कैपेसिटर, हाँ, ये दिस इज जस्ट अ कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, ई ऑक्स। ई वी नो इज द परमिटिविटी, एंड टी इज द थिकनेस ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर, ठीक है। टी इज दिस दिस ये थिकनेस वाला एरिया है ना, ये सारा टी है मेरा, ठीक है। आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा डिलेड चल रहा है। तो अब हमें ये बात पता चल गई है कि यार ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये एज अ कैपेसिटर एक्ट करके चार्ज चार्ज भेज सकते हैं। तो अब अगर हम देखें, तो अब बेसिक हमारा मकसद क्या है, हमने बेसिक हमारा मकसद ये है कि हमारे पास एक ड्रेन है, एक सोर्स है और एक गेट है। हमने ड्रेन और सोर्स के दरमियान करंट फ्लो कराना है। अब वो हम कैसे फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो उस करंट को फ्लो कराने के लिए ना बेसिकली हमने ये जो एक चैनल रीजन को ना, जो कि इस करंट और सोर्स को कनेक्ट कर रहा है, उस चैनल को काइंड ऑफ कह लो चार्ज करना होता है। उस चैनल को हम चार्ज कैसे करते हैं, हमारे पास एक गेट है, जो गेट के क्रॉस एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब वो डाइलेक्ट्रिक चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कंडक्टिंग नहीं है, इसलिए
चार्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जब आप यहाँ पर लेट से पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो यहाँ की इस चैनल की, लेट से पूरा चैनल है ठीक है, तो जो चैनल की टॉप लेयर है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल इंडक्शन है, जिस तरह कैपेसिटर में भी होता है ना। कैपेसिटर में क्या होता है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, वो बेसिकली इंडक्शन के थ्रू ही होता है, तो इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये काइंड ऑफ ना थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। अब जब फिर हम इसके ड्रेन के ऊपर एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सोर्स के ऊपर ग्राउंड है, तो अब जब हम इस ड्रेन के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे और ड्रेन जो कि चैनल से कनेक्टेड है, तो इस ये देखिएगा यार यहाँ पर तो ऑलरेडी कोई चार्ज की रेजिस्टेंस है, तो इसको एक वोल्टेज, इसको एक वैल्यू चाहिए, it has to be at some level greater than this is, इसके थ्रेशोल्ड से, ताकि करंट फ्लो करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब VDS is smaller than V threshold, now what is the threshold? Threshold is the minimum gate source voltage, ठीक है, जो कि चाहिए फॉर द करंट टू फ्लो। अब हम गेट सोर्स वोल्टेज को ना दो टर्म्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वी थ्रेशोल्ड और वी ओवरड्राइव। वी थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो हमें चाहिए इधर चार्ज इंड्यूस कराने के लिए, नेगेटिव करने के लिए से, ठीक है। और वी ओवरड्राइव, अच्छा नेगेटिव करा लिया, उसके ऊपर जो भी तुम्हारा वो वी ओवरड्राइव है। तो जब वी डी एस यानी ये वाला पोटेंशियल छोटा है VT से, वी थ्रेशोल्ड से, तब कोई करंट नहीं पास करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ये जो चैनल इसने इंडक्शन कराई हुई है ना, इसी की रेजिस्टेंस ही काम में आ रही है और उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा और और ये जो इसके इलेक्ट्रॉन की जो भी फील्ड बन रही है, इसको निगेट करके अपनी एक फील्ड बनाएगा और यूं करंट फ्लो कराएगा, तब बेसिकली जाके वो होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास ये वही फॉर्मूला आ गया VGS। अब अगर हम Q को देखें, तो Q इज बेसिकली व्हाट, Q इज CV, ठीक है, चार्ज स्टोर्ड इन वोल्टेज, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो COX इज द कैपेसिटेंस पर यूनिट गेट एरिया, ठीक है। तो अगर टोटल कैपेसिटेंस देखनी है तो वो W ओवर L है, तो W इंटू COX W इंटू L। नाउ व्हाट्स W इंटू L? L is this length और W is the width। फॉर एग्जांपल ये जो भी ट्रांजिस्टर है, सॉरी हाँ ट्रांजिस्टर है, ये अंदर भी तो कुछ होगा ना, लाइक यूं करके एक स्क्वायर है ना, तो L तो हमें यूं पता चल गया L, तो ये जो विड्थ है ना इसकी, ये वाली विड्थ है, ठीक है। तो ये पर यूनिट एरिया होता है ना हमारा, तो मतलब हाँ, तो ये हमारा टोटल चार्ज हो गया। अब अगर हमने करंट निकालना है तो हमें पता होता है कि हमने टोटल चार्ज को क्या करना है। ये अगेन बस सिर्फ परमिटिविटी उसने कैलकुलेट की हुई है, ई नॉट ऑक्साइड की परमिटिविटी हमें पता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज द ID। अब इसने वही एग्जांपल आगे जो मैं बात बेसिकली कर रहा था कि ID आपको अगर फ्लो कराना है तो आपको VDS करना होगा, और VDS जब आप करोगे, इस सारे को इग्नोर करते हैं, VDS जब आप करोगे तो हाँ, इस सारे को इग्नोर नहीं करना वेल। अच्छा, VDS जब आप करोगे तो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उस करंट को फ्लो कराने के लिए। बट वंस दैट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो हमें क्या पता कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वंस दैट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, नाउ वी नीड टू डिसाइड डिवाइस अ फॉर्मूला कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए वी हैव दिस, सॉरी उसके लिए वी हैव दिस Q ओवर यूनिट चैनल लेंथ इज दिस, मतलब हमें चार्ज पता चल गया, ठीक है। तो अब हमने वोल्टेज से हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज ओवर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली है, लेकिन इस सारे को आपको याद करने की कोई फायदा नहीं है। आपने ID का सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है। ID इज व्हाट बेसिकली V बाय R, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो V बाय R है। अब R क्या है मेरे पास, R मेरे पास है, हाँ R मेरे पास होता है, R इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। मैं बताता हूँ, एक दफा मुझे फॉर्मूला लिखने दो। R इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस, हाँ। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरा एक चैनल लेंथ है, ठीक है।
और ये उसके ऊपर नेगेटिव 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 चार्ज आए हैं इस गेट की वजह से, ठीक है। तो जितना मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा ओवर ड्राइव का, उतना चार्ज ज्यादा आता रहेगा, ठीक है। जब उतना चार्ज ज्यादा आता रहेगा, तब ये जो एक नकारा सी कंडक्टिंग प्लेट थी उसके ऊपर चार्ज की मूवमेंट ज्यादा होती रहेगी, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस कराना उतना आसान होता जाएगा, यानी रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी ओवर ड्राइव, ठीक है, क्योंकि वी थ्रेशोल्ड तो एक कांस्टेंट है ना, उसके बाद वीजीएस जो आप बढ़ा रहे हो बेसिकली वी ओवर ड्राइव ही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस is inversely proportional to the capacitance and width, and this is the mobility charge carriers। देखो, जितना मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रॉन्स के लिए आसान है फ्लो करना, जितना आसान है फ्लो करना उतनी रेजिस्टेंस कम है, दिस इज सिंपल एज दैट। तो इन दोनों का तो हमें बड़ा पेट पेट क्लियर हो गया। अब ये कैपेसिटेंस और इस पर आप मान ले आओ कि ये इसी तरह रिलेशन होता है। तो अब जब मैं आईडी को लिखूंगा ना, तो अब मेरे पास वी 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 बेसिकली वी डी एस है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस है ना, तो ये जो डिनोमिनेटर में है बेसिकली ऊपर चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जो मेरे पास है वो म्यू नॉट एन सी ओ एक्स डब्ल्यू ओवर एल एंड देन वी ओवर ड्राइव, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली आईडी का फॉर्मूला आ गया। अब ये दोनों टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होती हैं, तो वो इसे के प्राइम एन कह देता है, और अगर इसको इस पूरे को आपने एज अ कांस्टेंट लिखना है तो उसको वो के एन कह देता है, ठीक है। ये जस्ट अ कांस्टेंट है। तो इफ आई जस्ट शॉर्टन द फॉर्मूला, तो दैट इज के एन वी ओवर ड्राइव इनटू वी डी एस। एक मिनट, इससे लिखा हुआ भी होगा। अच्छा, 12। तो हाँ, के एन, ये पूरी जो चीज है मेरी, ये के एन हो गई वी ओवर ड्राइव इनटू वी डी एस। अच्छा, if you now come and look here on this graph, now this is a plot between ID and VDS, ठीक है। ID and VDS बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ता जा रहा है और तुमने गेट सोर्सेज भी कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो तुम्हारा कितना आईडी फ्लो हो रहा है। जब तक गेट सोर्स थ्रेशोल्ड से नीचे है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। जब गेट सोर्स थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो करंट फ्लो करेगा, और वो डिपेंड करेगा वी ओवर ड्राइव के ऊपर, क्योंकि वी टी तो बिल्कुल कांस्टेंट है ना हर दफा। जितना वी ओवर ड्राइव ज्यादा होगा, उतना आईडी करंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इसकी डायरेक्ट डिपेंडेंस है वी ओवर ड्राइव के ऊपर, ठीक है। तो जितना वी ओवर ड्राइव ज्यादा होगा, उतना ही इतना ही करंट ज्यादा होता रहेगा, एंड दिस इज जस्ट अ डायग्राम शोइंग दैट। अब अगर इस एक लाइन का स्लोप निकाला जाए, तो दैट इज बेसिकली द कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 ओवर रेजिस्टिविटी। तो कि जो जो बेसिकली यही थी, हमने अभी यही निकाली थी, ठीक है। तो हाँ, अब अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, ठीक है, ये तो हमारी एक बड़ी बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। ये जो अभी हमारी बात हुई है ना, आप इसको कह सकते हो ये सारी अभी तक सिर्फ ट्रायोड रीजन की थी। अब आगे आते हैं कि ट्रायोड क्या है। अब अगर VDS को आप बढ़ाते रहो, आपने स्मॉल VDS अब नहीं अप्लाई किया हुआ, आपने बड़ा VDS अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब ना आपका आपका ना एक इस तरह का ये डिप्लीशन रीजन बनता है, ठीक है। एंड दिस इज द ग्राफ। ओके, सो अब ना आपका ये बेसिकली चार्ज बनता है। अब ये क्या है बेसिकली, कि सोर्स की साइड के ऊपर वोल्टेज 0 है क्योंकि ग्राउंडेड है, और ड्रेन की साइड के ऊपर VDS है जो कि आपने अप्लाई किया हुआ है, और ये मेरी पूरी लेंथ है किसकी, इस चैनल की, ठीक है। तो अब अगर मैं एक एवरेज इसके ऊपर वोल्टेज निकालना चाहूँ, इस पूरे चैनल के ऊपर एक एवरेज वोल्टेज निकालना चाहूँ, तो वो क्या है, वो ये है वी ओवर ड्राइव माइनस 1/2 VDS। क्यों? क्योंकि वी ओवर ड्राइव तो ऊपर से आ रहा है, और 1/2 DS क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली लेट से ये 2 है और ये 0 है, ठीक है। तो 2 और 0 है, तो अब अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए, इसका हाफ चाहिए, तो वो क्या होगा, लेंथ से डिवाइड करके होगा। लेट से ये लेंथ भी मेरे पास 1 है या 2 है, तो वो 2 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 1। तो बेसिकली इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो वी ओवर ड्राइव माइनस 1/2 VDS इज द वोल्टेज नाउ एट दिस चैनल, ठीक है। सो जो जिस चीज को पहले हम वी ओवर ड्राइव लिख रहे थे ना, अब हम उसे रिप्लेस कर देंगे, अब हम उसे रिप्लेस कर देंगे वी ओवर ड्राइव माइनस
1/2 VDS। तो अब जो हमारी करंट की इक्वेशन बनेगी ना, वो हमारी करंट की इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, यहाँ पे पहले वी ओवर ड्राइव आता था, अब वी ओवर ड्राइव माइनस 1/2 VDS आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखो तो ये वाला चैनल कैसे श्रिंक हुआ है, ये वाला चैनल ऐसे श्रिंक हुआ है। ये देखो, ये वोल्टेज है, मैं बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास गेट लगा हुआ है और ये मेरे पास सोर्स लगा हुआ है और ये मेरे पास ड्रेन लगा हुआ है। अब गेट के ऊपर है लेट्स से +10 वोल्ट और सोर्स चूंकि ग्राउंडेड है, तो ये गेट भी बेसिकली +10 वोल्ट का मतलब है कि 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस, और ये काइंड ऑफ ग्राउंडेड ही होगा ना उसके बाद, जाहिर है प्लस माइनस है। ठीक है, और ये सोर्स भी चूंकि ग्राउंडेड ही है, तो अब अगर मैं VG to S निकालना चाहूँ, गेट टू सोर्स, तो वो भी 10 वोल्ट होगा। लेकिन अब अगर मैं VG to D निकालना चाहूँ, एंड लेट्स से D के ऊपर पहले से मैंने 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया हुआ है, तो अब VG to D क्या होगा, 10 - 5 वोल्ट। ठीक है, तो दिस लाइन इज बेसिकली जस्ट दैट, वो जो चैनल के ऊपर बनी हुई है ना, लेट्स से ये 0 है और ये 10 वोल्ट है। ठीक है, हाँ ये थोड़ी सी लाइन गलत बन गई है। ठीक है, ठीक है, लेट्स से 0 या 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट है। ठीक है, और ये अगेन 0 है। तो अब जो मेरा गेट और सोर्स का ये रिलेशनशिप है और गेट और ड्रेन का ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आगे एक पॉइंट आएगा जब ये बिल्कुल ही पिंच ऑफ हो जाएगा, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली है। ट्रायोड रीजन के ऊपर हम आते हैं। हम ये वाला पॉइंट, चलो सैचुरेशन को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब ये वाली सारी बात हमने कर ली। लेकिन अब देखो, एक ऐसा रीजन भी आता है कि जब आप VDS बढ़ाते जाओ और करंट के ऊपर अब कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, उस रीजन को भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ ट्रायोड रीजन में थे कि आपने V ओवर ड्राइव बढ़ाया तो आपका करंट बढ़ता रहा, आपने VDS बढ़ाया तो आपका करंट बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है भाईजान? करंट का फॉर्मूला ये है, VDS बढ़ाओगे वो बढ़ गया, V ओवर ड्राइव बढ़ाओगे करंट बढ़ गया। ठीक है, करंट बढ़ गया। अब जब VDS V ओवर ड्राइव को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली ये फॉर्मूला है ना। अब देखो, अब जब VDS, ये फॉर्मूला है मेरे पास, VDS जब V ओवरड्राइव को अप्रोच करेगा यानी इक्वल होना चाहेगा, ठीक है, तो 1/2 VOV हो गया यहाँ पे। जब 1/2 VOV हो गया तो VOV माइनस 1/2 VOV प्लस 1/2 VOV होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये शॉर्टन होके क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। अब इसने मजीद इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 जो भी के एन था, VOV एंड VDS, ये मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब अ, अब जो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया है, अब जो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया और मैंने बोला है कि यार मैं VDS अगेन मेरा V ओवर ड्राइव के ही इक्वल है, तो इसको भी लगा दो। तो तो इसको भी VDS V ओवर ड्राइव के इक्वल कर दोगे तो ये बेसिकली V ओवर ड्राइव का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। जब हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, हम कहेंगे अब भाईजान VDS पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि अब तुम जितना मर्जी VDS बढ़ाते जाओ, मेरा ग्राफ VDS पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया VDS के हिसाब से। ठीक है, अब मेरी डिपेंडेंस है सिर्फ V ओवर ड्राइव के ऊपर, और इसको बेसिकली आप ऐसे ले रहे होते हो। ठीक है, अब इसको आपके अब ये आपका VDS है और ये आपका सोर्स अगेन 0 के ऊपर ही है, ये आपका वही एवरेज है और ये वही वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, अब जो आपका चैनल है ना, वो बिल्कुल पिंच ऑफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने बोला है कि जो तुम्हारा VDS है वो V ओवर ड्राइव के इक्वल हो जाए। ठीक है, लेट्स से वी गेट सोर्स 10 वोल्ट था। ठीक है, तो लेट्स से भी गेट सोर्स अगर 10 वोल्ट ही था, तो ये तो सोर्स तो अगेन उसी पोटेंशियल के ऊपर है। लेकिन अब आपने VDS को इतना बड़ा कर दिया कि आपने उसको V ओवर ड्राइव के इक्वल कर दिए, लाइक उसको 10 के ही इक्वल बना दिए। तो अब नाउ 10 - 10 इज 0। तो अब ये ग्राफ यूं करके इधर आके पिंच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये वाली रीजन। अब एक छोटी सी बात जो डिस्कस करना रह गई है, वो ये है कि ये क्वाड्रेटिक क्यों बन रहा है, मतलब ये इस तरह कर्व क्यों जा रहा है। वो कर्व इसलिए जा रहा है कि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला ये है ना, V ओवर ड्राइव माइनस 1/2 VDS। अब अगर आप VDS को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो VOV VDS माइनस 1/2 VDS स्क्वायर।
अब जो भी चीज स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है उसका, और स्क्वायर भी कौन सा, स्क्वायर के साथ माइनस है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्क्वायर के साथ जब माइनस साइन होगा तो वो यूं करके खुलेगा ना बेसिकली, ठीक है। तो अब वो बेसिकली इसलिए क्वाड्रेटिक जा रहा है क्योंकि VDS के साथ काइंड ऑफ स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। अब जब वो ये सारी बात है ट्रायोड रीजन के लिए। सैचुरेशन में क्या हो रहा है कि VDS इक्वल्स टू VOV हो रहा है जैसे ही वो सैचुरेशन पे आ रहा है, इसलिए उसकी VDS के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जब डिपेंडेंस खत्म हो जाती है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला VOV के फॉर्म में आ जाता है, और ये हमारे पास ये सारे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रायोड रीजन था, सैचुरेशन रीजन था। अब VOV को आप VGS माइनस VT का स्क्वायर भी लिख सकते हो। VT फिक्स्ड है और VGS टोटल वो है। एग्जाम्पल्स हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका इतना टाइम नहीं है। अब पी चैनल मॉसफेट को अगर देखें, वो एन चैनल मॉसफेट था। उसमें क्या था कि एन चैनल का क्या मतलब है कि एन ही ये सोर्स एंड ड्रेन है, और एन ही चैनल बनेगा क्योंकि ज़ाहिर है एक ही कंडक्ट करेगा ना। तो उसमें पी टाइप सबस्ट्रेट था। अब ये पी चैनल मॉसफेट है तो इसमें एन टाइप सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब जो इनका इंड्यूस चैनल होगा वो बेसिकली पी होगा। अब जब हमने पी चैनल इंड्यूस कराना है, देखो जब आपने नेगेटिव इधर इंड्यूस कराना था तब आपने गेट के ऊपर पॉजिटिव दिया था, पॉजिटिव यहाँ होगा नेगेटिव यहाँ होगा। अब जगह जब आपने यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस कराना है तो आप गेट के ऊपर नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव वो यहाँ पर होगा, पॉजिटिव यहाँ पर होगा। सिमिलरली अगर इसको आपने पी चार्ज फ्लो कराना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आप नेगेटिव दोगे यहाँ से। अब ये काइंड ऑफ नेगेटिव का सोर्स बन गया और और पॉजिटिव का ड्रेन बन गया, और ये पॉजिटिव का ड्रेन बन गया, सोर्स बन गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी सॉरी ये पॉजिटिव का सोर्स बन गया और नेगेटिव का ड्रेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अब ऑल दो जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो यूं होगा, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना, तो आईडी यू चार्ज फ्लो करेगा। बाकी सेम वही बातें हैं। अगेन अब इसमें हमने जो पहले सारी कैलकुलेशन की थी वो हमने VGS को पॉजिटिव लेके की थी और VDS को भी पॉजिटिव लेके की थी। तो अब जो हमने सारी कैलकुलेशन करनी है उसमें VGS और VDS नेगेटिव हो गए। तो इट इज़ कस्टमरी कि आप इन फार्मूलाज में ना वही वही नोटेशन यूज करो, सिर्फ मॉड का साइन यूज कर लिया करो साथ, ठीक है, ताकि आपको वो ना हो। पहले हम TN कर रहे थे, वी थ्रेशोल्ड ऑफ N चैनल मॉसफेट, अब उसको TP कर दिए, और बाकी सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल सेम रह रही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मॉस और सी मॉस क्या होता है कि एक ही चिप के ऊपर बहुत सारे आप एन मॉस भी लगा दो और पी मॉस भी लगा दो। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो जगह बचती है और स्पेस बचती है, और आप बहुत सारे फंक्शनैलिटीज एक साथ कर सकते हो क्योंकि ट्रांजिस्टर का बेसिकली काम करंट की स्विचिंग है ना। तो फॉर एग्जांपल एक माइक्रो कंट्रोलर भी क्या है, वो जीरो वंस को पास कर रहा है। अब वो जीरो वन कहाँ से उसे पता चल रहा है, वो भी बेसिकली स्विचिंग ही। अब ये इसको अगर पास करने दे तो वन हो गया, पास ना करने दे तो जीरो हो गया। तो अब ये बेसिकली ज़्यादा टाइप ऑफ वो एक ही उसमें आ गए हैं। अब एक सब थ्रेशोल्ड रीजन आता है जिसको कहते हो कि VGS is smaller than VT, no current flows and device is cut off. This is not entirely true because उस टाइम के ऊपर भी ना एक स्मॉल लीकेज करंट होता है। क्यों लीकेज करंट होता है? लीकेज करंट की रीज़न ये है कि लीकेज करंट की रीज़न ये होती है उसमें, एक मिनट, लीकेज करंट की उसमें रीजन ये होती है कि ये जो गेट है ना, और गेट के दरमियान ये जो डाइलेक्ट्रिक है, और फिर एक और चैनल है। अब गेट और इसके दरमियान थिकनेस इतनी कम रखी जाती है और इतनी कम हो जाती है कि कुछ ना कुछ करंट ना लीक करने शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल आ ही जा रहा है ना। ऑल्दो ये लेयर है बीच में, लेकिन ये लेयर भी इतनी छोटी है ना कि कुछ ना कुछ करंट लीक कर रहा होता है। तो जब कुछ ना कुछ करंट लीक कर रहा होता है ना, तो इस थ्रेशोल्ड रीजन में भी कट ऑफ रीजन नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ करंट पास हो ही रहा होता है। उसको बेसिकली सब थ्रेशोल्ड लीकेज करंट कहते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अब ये सिंपल सी बात है, बॉडी टर्मिनल इसको बेसिकली ये शो कर रहा है कि हमारा डायोड क्या होता है। डायोड ये होता है ना, डायोड का क्या मतलब होता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और ऐसे जा रहा है। तो सिमिलरली अब इसमें भी बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो बॉडी बेसिकली बताना चाह रही है कि बॉडी पी सबस्ट्रेट है और चैनल एन सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये एन मॉस का वो है।
बाकी हमें पता है कि ड्रेन से सोर्स में करंट ने फ्लो करना है, और ये है ना बेसिकली ड्रेन टू सोर्स ही बता रहा है। और इस आखिरी वाले सिंबल में उसने बॉडी को गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि बॉडी और सोर्स को हम यूजुअली सेम कर देते हैं। अगर अब हम आईडी और वीडीएस करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें, ये वाली बात सारी हम पहले कर चुके हैं। ये वाले फार्मूलाज भी हम ट्रायोड रीजन और इसमें डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? सिंपली क्या है कि ये पूरा के एन है। अगर आपका जब VDS राइज कर रहा है तो वो काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक हो जाता है, और ये VOV ही है, ठीक है, VOV माइनस वन बाई टू VDS। अब ये VDS का स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक हो जाता है, इस वजह से यूं ये वाली कर्व राइज करती है। और जब ये सेचुरेशन पे पहुंच के VDS इक्वल्स टू VOV है, तब ये वाली चीज हो जाती है, वो VDS से इंडिपेंडेंट हो जाता है। VDS जितना मर्जी इंक्रीज करो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका बेसिकली उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने VDS लगाया हुआ और VGS लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये वाली बात थोड़ी सी समझने वाली है। क्या है कि गेट है और सोर्स है, ठीक है, और ये हमारे पास वो है ड्रेन है। तो अब इसने ये बात की है कि फॉर ट्रायोड रीजन, ठीक है, आपका जो वोल्टेज है ना, डायोड VD शुड बी ग्रेटर देन VT, ठीक है। आपने सिर्फ VT से ग्रेटर करना है ट्रायोड में लाने के लिए, और सेचुरेशन में लाने के लिए आपने उसको VOV के इक्वल करना है, ठीक है। बाकी अब अगेन ये वही वाला ग्राफ ही है जो हम पहले काइंड ऑफ डिस्कस कर चुके हैं कि पहले हमने सिर्फ ट्रायोड रीजन तक डिस्कस किया था, अब उसमें सेचुरेशन रीजन भी आ गया। जब सेचुरेशन रीजन भी आ गया तो अब हम एक बात चीज नोट कर रहे हैं कि जैसे जैसे VGS बढ़ रहा है, यानी कि VOV बढ़ रहा है, ठीक है, तो करंट का सेचुरेशन लेवल ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली सिर्फ वही डिपेंडेंस है करंट के ऊपर। एक और चीज जो हम नोट कर रहे हैं कि इसका ना जैसे जैसे VOV बढ़ रहा है ना, तो VDS सेचुरेशन भी बढ़ रहा है। VDS सेचुरेशन क्या था बेसिकली? VDS सेचुरेशन ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर VDS इक्वल्स टू VOV हो रहा था, ठीक है। तो तो अब देखो इस वाली कर्व के लिए इस पॉइंट के ऊपर VDS इक्वल्स टू VOV हो रहा है, इस वाली ऊपर वाली कर्व के लिए इस पॉइंट पर, ऊपर वाली कर्व के लिए इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक है जिसको से आप स्टडी कर रहे हो। तो बाकी ये वाले फॉर्मूलाज हम देख चुके हैं। अब ये वाली बात ही है, देखो, अब ये आईडी और VDS का ग्राफ है। अब यहाँ पर ना एक एक कर्व में VGS इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये वाली बात कर रहा था कि अगर VGS का रिलेशनशिप आईडी के साथ देखा जाए ना, तो वो ये लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन इंक्रीज नहीं हो रही, और यही कर्व आगे बन भी गया है। देखो, जब तक थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस करेगा तब तक तो कट ऑफ है ना, मतलब तब तक तो कोई वोल्टेज फ्लो ही नहीं हो रहा। लेकिन थ्रेशोल्ड के बाद वो यूं वेरी करेगा उसके उसके साथ, आईडी के साथ VGS। और अगर हम इस पूरे को एक स्मॉल सिग्नल में डिनोट करना चाहें तो वो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि देखो, एक्चुअली गेट तो नहीं कनेक्टेड ना आईडी और ड्रेन और सोर्स के साथ, तो गेट यहाँ पर आके रुक गया, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। लेकिन अब जो आईडी है मेरा करंट किधर से? ड्रेन से सोर्स में फ्लो कर रहा है, और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेजेस पे डिपेंड कर रही है। किसकी वोल्टेज पे? ट्रायोड रीजन में वो दोनों की वोल्टेज पे डिपेंड करती है, VDS पे भी और VOV पे भी, और सेचुरेशन रीजन में वो सिर्फ VOV पे डिपेंड करती है। VOV को आप VGS माइनस VTN भी लिख सकते हो, तो वो इसने बेसिकली यहाँ लिख दिया। अब अगर यही ट्रायोड रीजन के लिए लिखते तो आप क्या करते? VOV माइनस वन बाई टू VDS इंटू VDS, ठीक है। अ, अब अगर हम आगे बात करें तो अब दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस इन सैचुरेशन। अब यहाँ पे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाईजान, अभी जो आपने सारी बात की है ना, कि एक ट्रायोड रीजन है, एक सेचुरेशन रीजन है, और सेचुरेशन पॉइंट के ऊपर जाके वो ख़त्म हो जाता है, मतलब VDS के ऊपर उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन ये बात कहती है कि यार ये ना आपने बहुत आइडियल बात की है, असल में ऐसे नहीं होता। असल में ना ये यूं जाता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही स्टीप हो गया। लेट्स से ये यूं जाता है, यूं, यानी कि वो कहता है कि VDS के ऊपर फिर भी डिपेंडेंस रहती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कहते हैं। और वो क्यों रहती है? क्योंकि यार एक जाहिर सी बात है, एक्चुअल में अगर तुम देखो तो क्या है, ये गेट है,
ये ड्रेन है और ये सोर्स है और ये चैनल है। अब अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, जाहिर है करंट को तो बढ़ना चाहिए ना। ठीक है। तो अब लेकिन अब वो एक सैचुरेशन पॉइंट भी रीच हो गया है। तो वो मतलब पहले अगर यूं जा रहा था ना, तो यूं तो नहीं बढ़ेगा, यूं नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक छोटी उसमें ना, एक लिमिटेड उसमें यूं यूं करके बढ़ेगा। ठीक है। so let's remove this and this and probably this। ठीक है। तो ये मेरे पास चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कहती है कि मेरा वो ना, मेरा ये यूं इंक्रीज होगा। ठीक है। इसको इंक्रीज को फैक्टर में लाने के लिए एक और टर्म इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि ये जो मेरी पूरा आईडी था ना पहले, ये 1 प्लस इस कांस्टेंट का क्या नाम है, इस कांस्टेंट टाइम्स वीडीएस पे डिपेंड करता है। अब इस कांस्टेंट को चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। लेट्स से हम इसको लेमडा कहते हैं। ठीक है। लेमडा वीडीएस पे डिपेंड करता है। अब लेमडा वीडीएस क्या है, लेमडा क्या है, लेमडा को उसने डिफाइन किया है वी ए इज इक्वल टू 1/लेमडा, और वी ए को उसने क्या डिफाइन किया है, वी ए प्राइम इंटू लेंथ। यानी कि चैनल की जितनी ज्यादा लेंथ है उतना वी ए ज्यादा है, जितना वी ए ज्यादा है उतना लेमडा कम है, जितना लेमडा कम है उतना करंट कम है। यानी कि जितनी लेंथ ज्यादा है उतना करंट कम है, जितनी लेंथ कम है उतना करंट ज्यादा है। इसको, हाँ, ये वाला बेसिकली ग्राफ है वही, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम है। उसने क्या बात कर दी है, आइडियली ये होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये यूं जाता है। ठीक है। तो अब ये वाला कर्व अगर हम देखें, तो अब इसमें भी एक स्लोप आ रहा है ना, तो ये स्लोप बेसिकली, ये स्लोप एक रेजिस्टेंस 1/रेजिस्टेंस के इक्वल है। 1/रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि आई और वी का ग्राफ है। अगर ये वी और आई का होता तो ये रेजिस्टेंस के ही इक्वल होता। ठीक है। और जो हमने वी ए प्राइम अभी डिस्कस किया वो वी ए या वी ए क्या है बेसिकली, अगर इन सारे ग्राफ्स को नेगेटिव एक्सिस पे एक्सटेंड करो तो ये एक पॉइंट के ऊपर रीच करेंगे। इस वोल्टेज को आप अर्ली वोल्टेज कहते हो, लेकिन इसको अभी हमारे पढ़ने में कोई कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमने उसमें आ सकता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब हम इंटरेस्टेड हैं कि यार ये किस रेशो के साथ इंक्रीज होता है। मतलब तुमने ये बात तो कह दी कि ये यूं नहीं सेचुरेट नहीं हो जाएगा, बल्कि ये इंक्रीज होगा, लेकिन किस रेशो के साथ इंक्रीज होगा, अब वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम रेजिस्टेंस जब फाइंड करने आएंगे, तो रेजिस्टेंस अब हमें क्या चाहिए, हाँ, अब रेजिस्टेंस के लिए हमें चाहिए वी ए ओवर आई डी प्राइम, वेयर आई डी प्राइम इज द ड्रेन करंट विदाउट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है। क्योंकि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आई डी प्राइम ये होगी, और वी ए क्या है, वही अर्ली वोल्टेज है, अर्ली, हाँ, अर्ली वोल्टेज है। ठीक है। तो अब अगर चैनल एंड मॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँ, तो उसने ये बोला है कि आइडियली ना ये वाली टर्म नहीं आएगी, लेकिन नॉन आइडियली स्पीकिंग दिस इज माय करेक्ट फॉर्मूला ऑफ करंट इन इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है। अब तुम जैसे जैसे वीडीएस बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारा वीडीएस जो है ना वो वी सैचुरेशन पे, सॉरी, हाँ, अब जैसे जैसे तुम्हारी लेंथ बढ़ती जाएगी तुम्हारा लेमडा कम होता जाएगा, तुम्हारा लेमडा कम होता जाएगा, तो ये वाली टर्म छोटी होती जाएगी। 1 प्लस ये वाली टर्म छोटी होती रहे, लेट्स से 1 प्लस 0.1, ये 1.1 हो गया। अब 1.1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑलमोस्ट 1 ही, राइट। तो जितना ये वाली टर्म छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो हो जाएगा। अब जब तक VDS, लेट्स से आपने VDS को जीरो कर दिया, VDS जब जब सिर्फ गेट सोर्स वोल्टेज ही है काइंड ऑफ, तब आपका ये वाला करंट फ्लो हो रहा होता है। खैर, तो ये छोटी सी बातें थी। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आए तो वही बेसिकली उसने बोला है कि ये डिपेंड करता है, तो ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, डिपेंड करता है उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, वी ए ओवर आई डी प्राइम। और अब अगर हम दोबारा इसका स्मॉल सिग्नल से मॉडल देखना चाहें, तो ये वही करंट डिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन इसके साइड पर ना एक रेजिस्टेंस लग गई है, रेजिस्टेंस की वजह से करंट डिवाइड हो गया। ठीक है। अब अगर तो ये रेजिस्टेंस बहुत छोटी है तो ये करंट बढ़ गया है, अगर रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है तो ये करंट छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो बस ये वाली बात है, यहाँ पर आईडी ही आ रहा है। एंड या ये पी चैनल मॉसफेट है। तो पी चैनल मॉसफेट में क्या होता है
कि पहले ड्रेन से सोर्स में आ रहा था, अब सोर्स से ड्रेन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले आप नेगेटिव पहले आप हाँ, ड्रेन से सोर्स में करंट लेके जा रहे थे और आप कहते कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब आप कह रहे हो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है? तो अब सोर्स से ड्रेन में करंट जाएगा, ठीक है? सिंपल इज दैट। उसके लिए आपने बस सारे मॉड्स लगा दोगे। जो पहले GS था वो SD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब G को भी आपने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा था ना, यूं करके नेगेटिव पोटेंशियल दिया था ना। तो अब बेसिकली सोर्स जो कि ग्राउंडेड है वो एट अ हाइयर पोटेंशियल है नेगेटिव से, तो आप इसलिए VSG कह रहे हो। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें वो मॉड्स यूज़ कर रहे हो आप, फॉर कंफ्यूजन ना हो ताकि। और ये उसने वही लेमडा की जगह ना ये वाली चीज़ लिख दी है, क्योंकि लेमडा की वैल्यू बेसिकली 1/VA थी ना, तो ये उसने वो लिख दिया है। ये वाली डायग्राम थोड़ी सी पुट्ठी हो गई है। पहले D ऊपर था, S नीचे था, अब S ऊपर है, D नीचे है। बाकी सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। और अब वो क्या कर रहे हैं, मॉसफेट सर्किट्स एट DC, ठीक है? मॉसफेट सर्किट्स एट DC में उसने एग्जांपल्स ले लिए हैं कुछ। एग्जांपल्स अभी करने का टाइम नहीं है, अगर एक एक एग्जांपल डिस्कस कर भी लें हम। Design the circuit that is to determine the values of RD and RS so that the transistor operates at ID this, VD this, NMOS transistor है जिसका VT ये है, coefficients ये हैं, length इतनी है, ये इतना है। Neglect the channel length modulation effect यानी 1 प्लस वो जो टर्म अभी हमने पढ़ी है ना 1 प्लस लेमडा VDS, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, इसके बगैर वाला ही आई का फॉर्मूला यूज़ करो। हमने करना क्या है, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ आर डी एंड आर एस। आर डी और आर एस कितना होना चाहिए, उसने बाकी हमें करंट शरंट दे दिया, ठीक है? तो अब हमें पता है कि आई डी क्या है, जो कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। आई डी की वैल्यू उसने हमें दे दी है। हमें जब आई डी की वैल्यू पता है तो, और हमें लेकिन वी डी नहीं पता ना, तो हमें जब वी डी नहीं पता, सॉरी वी डी भी पता है हमें, 0. वी डी उसने दिया हुआ है, ये 0.5 वोल्ट, ठीक है? तो 2.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई आई डी विल बी माई रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास 5 किलो ओम्स ये आ गई। जब ये आ गई तो अब हमने आर एस कैलकुलेट करना है। आर एस कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पॉइंट का वोल्टेज, हाँ वोल्टेज तो खैर हमें पता ही है। अच्छा, अब हमें इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए, ये बेसिकली रेजिस्टर के बाद वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज Vs हमें कहाँ से मिलेगा, जब हमें VGS पता होगा, ठीक है? तो VGS कैसे पता चलेगा, बेसिकली हम VGS के दो कंपोनेंट्स होते हैं, V ओवरड्राइव और V टोटल, सॉरी V थ्रेशोल्ड। तो V ओवरड्राइव तो हम इस फॉर्मूले से, आईडी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका बाकी सब कुछ हमें नोन है, आईडी भी नोन है, कैपेसिटेंस भी नोन है, हर चीज़। तो हमने V ओवरड्राइव यहाँ से निकाल लिया, और VGS सॉरी V थ्रेशोल्ड उसने हमें दिया हुआ था 0.7, तो अब हमारे पास VGS आ गया। तो अब जब हमारे पास VGS आ गया ना, गेट टू सोर्स, तो अब हम इस रजिस्टर का निकाल सकते हैं कि दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द करंट, करंट भी हमें पता है। तो ऐसे करके हमने वो सर्किट सॉल्व कर लिया है। बाकी मूविंग ऑन, चैप्टर इज ऑलमोस्ट एट द एंड, इसमें कोई खास वो नहीं है। नाउ देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड द बॉडी इफेक्ट। बॉडी इफेक्ट में क्या होता है कि अभी तक हमने ये बात, हाँ चलो बॉडी इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने ये बात अज्यूम की है कि जो बॉडी होती है वो ग्राउंडेड होता है, ठीक है? लेट से बॉडी ग्राउंडेड नहीं है, लेट से बॉडी के ऊपर भी एक पोटेंशियल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? लेट से आपने बॉडी के ऊपर भी एक पोटेंशियल बनाया है, ठीक है? जब आपने बॉडी के ऊपर भी एक पोटेंशियल बनाया है और आपको पता है कि ये आपका एन है, ये भी आपका एन है, ये आपका चैनल है, और लेट से ये आपका गेट है, ठीक है? तो अब आपको पता है कि नॉर्मली ना, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसके दरमियान भी एक डिप्लीशन रीजन है, इसके दरमियान भी एक डिप्लीशन रीजन है। क्यों? क्योंकि ये पी है और ये एन है। पी एन जंक्शन में नॉर्मल में डिप्लीशन रीजन बन जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप एज अ होल देखो ना, तो चैनल के ऊपर भी कुछ भी नहीं हुआ हुआ होगा। अगर आप एज अ होल देखो ना, तो ये काइंड ऑफ ऐसे करके ना एक इंसुलेटिंग वो बन जाती है। क्यों? क्योंकि पी भी बेसिकली जो जंक्शन है वो सिलिकॉन का ही बना होता है ना, एंड सिलिकॉन इज ऑल्सो गुड इंसुलेटर, ठीक है?
जब आप उसको वो नहीं दिया होता। तो अब अगर आप इसको पॉजिटिव दोगे ना, तो ये काइंड ऑफ एक कैपेसिटर ही एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटर की लेयर आ जाएगी चैनल के दरमियान। तो जब इस चैनल के दरमियान एक और इंसुलेटर की लेयर आ गई है, तो ये बेसिकली गेट वाला ही काम कर रहा है। गेट में भी क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज है और दरमियान में इंसुलेटर है, तो चैनल के ऊपर भी इंड्यूस हो रहा है। तो अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है? गेट की बॉडी की वजह से। इसीलिए बॉडी को समटाइम्स बैक गेट भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब ऐसा हो ना कि वी एस बी यानी वी सोर्स टू बॉडी कोई वोल्टेज अप्लाई हो, ठीक है, तो जब सोर्स टू बॉडी कोई वोल्टेज अप्लाई होगा ना, उसको आप कहते हो अ, उस वो बेसिकली क्या करता है, आपके पूरे थ्रेश होल्ड को चेंज करता है। तो वी टी नॉट प्लस ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वी एस भी इसने ला के यहाँ रख दी है। अगेन इसको भी याद रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे मॉसफेट के लिए। इसको बॉडी इफेक्ट कहते हैं और इसको बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। इट फॉलोज दैट द बॉडी वोल्टेज कंट्रोल्स आईडी, दस द बॉडी एक्ट्स एज अनदर गेट फॉर मॉसफेट। यही मैंने बोला है। बेसिकली आपको ट्रेंड देखना पड़े चाहिए कि जैसे जैसे आप वी एस बी इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे आपका वी थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है। वी थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है तो ज़्यादा करंट वो करना पड़ेगा, और जैसे वी एस बी कम हो रहा है तो थ्रेशोल्ड कम है। नाउ वन थिंग टू बी नोटेड इज, सॉरी ये मैंने गलत बनाया कि ये पॉजिटिव लगता है और नेगेटिव इधर लगता है। अब जो एस होता है वो ग्राउंडेड होता है, ठीक है, और ये जो है ये एक नेगेटिव टर्मिनल पे है, तो एस इज ग्रेटर देन बॉडी, इसलिए वी एस बी होता है। तो जैसे जब भी वी एस बी, जैसे जैसे वी एस बी बड़ा हो रहा है, तो वैसे वैसे वी थ्रेशोल्ड भी बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे वी एस बी कम हो रहा है उसी तरह वी थ्रेशोल्ड भी कम हो रहा है। दिस इज ओनली पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। बाकी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है कि Vt and K are temperature sensitive. The magnitude of Vt decreases by about 2 millivolts for every 1 degree rise, and however K decreases with temperature, and its effect is dominant one. The overall observed effect of a temperature increase is decrease in drain current. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ड्रेन करंट डिक्रीज होगा। क्यों? उसकी डिपेंडेंस के एन पे है ना, और वी टी के ऊपर भी है, लेकिन वी टी का वो खुद कह रहे हैं क्योंकि वी ओ वी है, वी ओ वी आके वी टी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो वी टी पे कम डिपेंड करते हैं और के एन पे उसकी लार्ज है डिपेंडेंस। तो जब के एन कम हो रहा है आई डी इज इक्वल टू होता है ना, जब के एन कम हो रहा है तो फिर आई डी भी कम होगा। अब ये ब्रेक डाउन और इनपुट प्रोटेक्शन है, ये इतना कोई पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है। अब देखो, अभी तक हमने सारे मॉसफेट जो डिस्कस किए हैं ना वो एनहांसमेंट टाइप थे, और काइंड ऑफ उसमें क्या था, आपका ग्राफ यू बनता था ना कि शुरू में ज़ीरो है, सॉरी, कि शुरू में ज़ीरो है जब जब तक थ्रेशोल्ड नहीं रीच किया है वी जी एस ने और आई डी ने, जब तक थ्रेशोल्ड नहीं रीच किया है तब तक करंट जीरो है, और उसके बाद जाके राइज हो रहा है। तो ये अब डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन मोड ऐसा होता है कि आप ना खुद से उसको ऐसा ऐसा बना सकते हो कि जो वी टी हो ना वो बेसिकली नेगेटिव हो। ठीक है, ये अभी इसकी कोई सम पॉजिटिव वैल्यू है ना, जब वी टी की नेगेटिव वैल्यू होगी तो ग्राफ मेरा यू बनेगा, राइट। जब मेरा ग्राफ यूं बनेगा जैसे ये इसने बनाया है, तो तो Vt की अब नेगेटिव वैल्यू हो गई है। तो इस वाले रीजन को, मतलब VGS जब जीरो से छोटा है उसको डिप्लीशन कहते हैं, और आगे वो वही एनहांसमेंट की तरह ही काम करता है। बाकी फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है, और चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया।